आज का टॉपिक बच्चों है ब्लड के अबाउट। ठीक है, तो ब्लड के अबाउट हम लोग पढ़ेंगे। तो रियल में जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से मेक हो जाएगा, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है वो ब्लड के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है कि ब्लड में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर फाउंड इन ब्लड। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बोला कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये बात आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मेक होता है कि ब्लड की जो ओरिजिन बेटा होती है वो कहाँ से होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, स्पर्म और ओवा के बिटवीन क्या हो जाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन से जायगोट प्रिपरेशन हो जाती है, और जायगोट से बेटा फिर डेवलपमेंट चलता है जायगोट का। ठीक है, जायगोट का डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट से क्या होता है बेटा? ये एक जर्म लेयर्स बेटा मेक होते हैं। क्या मेक होते हैं? जर्म लेयर्स। और इन जर्म्स लेयर को हम 3 नेम से जानते हैं। ठीक है, जर्म्स लेयर के जो टाइप होते हैं, नंबर होते हैं एम्ब्रियो में, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा एक्टोडर्म, होता है एक्टोडर्म। सेकेंड वाला कौन सा होता है बेटा? मीजोडर्म। ठीक है, ये याद रखिएगा, मीजोडर्म। लास्ट वाला कौन सा होता है? एंडोडर्म। ठीक है, तो अगर शायद आपको याद आए, जो आपने 9th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिस थे क्लासिफिकेशन के, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। आपने डिफरेंट फाइलम्स के नेम पढ़े होंगे, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा। ठीक है, प्लेटियलमेंथीज, निमेटियलमेंथीज, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। तो वहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक टर्म आया था, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऐसा टर्म याद आया होगा। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इस तरह से कुछ टर्म आया था। तो डिप्लोब्लास्टिक मीन होता है कि जर्म लेयर का नंबर बेटा 2 हो जाए। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक की, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो जर्म लेयर का नंबर कितना हो गया? 3 हो जाता है। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्लड की जो ओरिजिन होती है एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट पे, वो किस लेयर से होती है? 3rd लेयर से होती है, जिसको बोलते हैं मीजोडर्म। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ब्लड की स्टडी। ठीक है, तो वैसे तो बायोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो ब्रांच साइंस की रिलेट कर रही है, स्टडी से रिलेटेड करती है, ठीक है, ब्लड की स्टडी से रिलेट कर रही है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू से रिलेट कर रही है, और डिसऑर्डर से रिलेट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। या स्टडी ऑफ इंटायर ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ठीक है, क्योंकि हीम मीन क्या होता है बेटा? ब्लड होता है। लोगोज मीन क्या होता है? स्टडी होती है। तो एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आया हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड टॉपिक्स। टॉपिक्स मीन जो टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपने जेनेटिक्स से पढ़ा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे हेमेटोलॉजी की बात की। अब हम नॉर्मल बात पे आते हैं कि रियल में ब्लड की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ब्लड की प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करेंगे तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा सा कंटेंट नज़र आ रहा है। कलर की बात करेंगे तो ब्राइट रेड होता है। ठीक है, ब्राइट रेड होगा वो कहाँ पे? आर्टरी के केस में होगा। ठीक है, डार्क रेड बेटा कहाँ पे होगा? वो वेन्स के केस में होगा। ये बात समझ आ रही है? यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत फ्रेम होता है। कलर, कलर ऐसा नहीं कि ये रेड कह दिया, रेड भी बेटा 2 टाइप का है, ब्राइट रेड है या फिर डार्क रेड है, बात समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जब मेक होगा तो वेन्स में टाइप ऑफ ब्लड, वैसे आपको पढ़ा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, कभी न कभी तो आपने सुना ही होगा, वैसे आप लोग बहुत एडवांस हैं। ठीक है, तो डार्क रेड जो होगा वेन्स के केस में होगा, आर्टरीज में होगा ब्राइट रेड। ठीक है, मास की जब बात करेंगे तो बॉडी वेट का 8% होता है। तो बॉडी वेट का 8% जैसे आप कैलकुलेट करोगे, सपोज दैट कि अगर कोई 40 केजी का कोई पर्सन है, ठीक है, 40 केजी का आप 8% कैलकुलेट करिए। 8% आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका ब्लड का अमाउंट कैलकुलेट करके आ जाएगा। क्या? 0 से 0 कैंसिल करिए, 8 4 जा 32, 32 अपॉन 10 इक्वल टू 3.2 लीटर। तो ये अमाउंट बेटा आता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर वेट कितना होता है 40 केजी का। ठीक है, तो ये हमने आपको एक तरीका बता दिया, वे बता दिया हाउ वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ बॉडी मास। ठीक है, पीएच की बात करेंगे तो बेटा पीएच रेंज होती है 7.35 टू 7.45।
तो स्लाइटली एल्कलीन होता है। टेस्ट की जब बात करेंगे तो सॉल्टी टेस्ट होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये सॉल्टी टेस्ट कैसे जज कर लिया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग फूड अपना मैस्टिकेट कर रहे होते हैं, मैस्टिकेट करते करते कट लग गया, टंग पे कट लग गया, ठीक है, या कुछ ऐसा इंजरी हो जाए तो ब्लड निकलता ना। या कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग छोटे थे तो पेंसिल शार्प करते थे, किससे, इरेजर से करते थे, ओ ब्लेड से, सॉरी ब्लेड से करते थे। तो तब शॉर्पनर नहीं हुआ करते थे, होते भी तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो ब्लेड से शार्प किया, फिंगर हमारी कट गई तो फिंगर को फट से मुंह में डाल लिया, ठीक है। तो सॉल्टी टेस्ट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर आपको मालूम ही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का होता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा 30। अब विस्कोसिटी की बात करेंगे तो 3 से 4 टाइम मोर विस्कस होता है देन द वाटर। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर का अमाउंट होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की विद इन फुल्ली डेवलप्ड जो पर्सन होता है 70 kg का जो पर्सन होगा उसमें 5 to 6 लीटर का ये अमाउंट होता है। यहाँ तक बात सभी लोग समझ गए। चलिए अब आते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। तो ब्लड का बेटा जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इन्वॉल्व 2 डिफरेंट टाइप्स या 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम ब्लड की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो ब्लड में बेटा 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो बेटा होता है प्लाज्मा, क्या होगा, प्लाज्मा। सेकेंड थिंग क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है, ब्लड सेल्स। इन ब्लड सेल्स को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन बॉडी में कहीं ना कहीं होती है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन आ जाएगा बेटा, RBC, WBC, थर्ड कौन सी हो जाती हैं, प्लेटलेट्स हो जाती हैं, ठीक है। वैसे तो हमने आपको ये जो पिक्चर दिखाई है ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, प्लाज्मा है। ये कैसा नज़र आ रहा है, कोई फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, ऐसे लग रहा है कोई जूस टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है। ये RBC नज़र आ रही है, ये WBCs हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं सभी को होना चाहिए। पेज को हम कर देते हैं चेंज। चलिए अब ये फ्लो चार्ट हमारे पास आ गया क्लियर कट। तो बेटा यहाँ पे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं ना, ठीक है, तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका मेक होता है कि प्लाज्मा का परसेंटाइल क्या होता है ब्लड के विदिन 55%, और 45% में सेल एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज़ RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ से आपको नेम भी याद रखना पड़ेगा। RBCs को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब बेटा प्लाज्मा पे आती डिटेल। तो जब भी हम प्लाज्मा की बेटा बात करेंगे तो प्लाज्मा क्या होता है, क्या होता है प्लाज्मा, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर, ठीक है। एक लिक्विड होता है, कलर्ड लिक्विड होता है, पेल येलो कलर्ड लिक्विड होता है, ठीक है, जो होल्ड करके रखता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स को, ठीक है। अब ये हमने आपको पहले ही बताया कि जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, RBC होगा, WBC होगा, प्लेट लेट्स होगा, ये तो होते हैं ना सेलुलर एलिमेंट्स, कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे प्लाज्मा में भी जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जरा उसको भी देखते क्या है। तो प्लाज्मा में बेटा जब एलिमेंट्स की बात आप करोगे तो सबसे ज़्यादा जो होता है, मैक्सिमम अमाउंट जो होता है प्लाज्मा में वाटर का होता है, कितना, 91.5%। वहीं पे 7% प्रोटीन होती है। 3 टाइप की प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रोजन प्रोटीन। अदर 1.5% में डिफरेंट टाइप के और भी केमिकल्स आ रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट आप देख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, ये सारे होंगे। मिनरल साइंस होंगे, ठीक है। गैसेज होंगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स जिसको हम फूड के साथ अपटेक कर रहे होते हैं, जिनका डाइजेशन कर लिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। वेस्ट जो हमारी सेल्स जो होती है रिलीज़ करती हैं, यूरिया रिलीज़ होता है, यूरिक एसिड रिलीज़ होता है, अमोनिया रिलीज़ होता है, और क्रिएटिन रिलीज़ होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप इसको आसानी से देख लेंगे, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे बेटा बात आती है कि रियल में जो प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल्स होते हैं उनका रोल क्या है। तो जैसे वाटर का रोल है, तो वाटर का रोल क्या होता होगा, तो ये एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, हीट लॉस में हेल्प करेगा। एल्ब्यूमिन का वर्क क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करवाना, ठीक है। ग्लोबुलिन का रोल क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होना। फाइब्रोजन का रोल क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होना। वहीं पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पीएच बफरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पीएच को मेंटेन करके रखना, पीएच में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ठीक है। अगर पीएच में फ्लक्चुएशन आया तो अगर कह दिया एसिडिक है तो बेसिक में हो गया, बेसिक हो गया तो एसिडिक हो गया, तो ऐसे एक अल्टरनेटिव चेंज चलता रहता है बफरिंग। तो बफरिंग का मतलब होता है बफर, बफरिंग का मतलब क्या होता है, बफर, ठीक है। बफर का मीन आप क्या होता है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन पीएच। तो पीएच में कोई जब कोई चेंज नहीं आता तो हम उसको बोलते हैं पीएच बफरिंग बोलते हैं, ना तो एसिडिक हो पाएगा ना तो बेसिक हो पाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस वाली बात आपको समझ में नहीं आई होगी। तो रियल में क्या होता है, सेल को जो होती है अपने प्रोटोप्लाज्म में वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखती हैं, उसको बोल दिया ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। लेकिन एल्ब्यूमिन की शॉर्टेज हो जाए तो ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको बोलते हैं ओइडिमा, ठीक है। ओइडिमा के केस में ऐसा बताया जाता है बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो स्वेल होने लगती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे अब आरबीसी के अबाउट डिस्कशन हम लोगों को करना है। तो शेप बेटा कैसा होता है, सर्कुलर बाइकॉन्केव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। लेकिन क्या इनिशियली नॉन न्यूक्लिएटेड होती, नहीं। जब हम बात करेंगे एडल्ट आरबीसी की, ठीक है, एडल्ट आरबीसी जो होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन अगर आप कहेंगे यंग आरबीसी, ठीक है, तो यंग आरबीसी जो होती है बच्चों वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साइज की जब बात करेंगे तो 7 to 8 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, थिकनेस कितनी होती है, 2.5 माइक्रोमीटर की। कलर की जब बात करेंगे तो रेड होता है। अब रेड कलर हुआ क्यों, क्योंकि आरबीसी के वजन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से रेड कलर का हो गया। काउंट की जब बात करेंगे तो बेटा एडल्ट मेल के केस में 5.4 मिलियन आरबीसीज होती हैं, ठीक है। एडल्ट के केस में 4.8 मिलियन आरबीसीज होती पर माइक्रोलीटर ब्लड, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज का होता है, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है, बस आपको बस 2-3 बार रीडिंग लगा लेनी है, आपका मेंटल फ्रेम प्रिपेयर हो जाएगा और आप क्वेश्चन आसान तरीके से आप सॉल्व करके आएंगे। हम तो सभी को ये समझाते हैं कि आप जो है जो भी सिंपल कंटेंट है आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, बस आपको बस एक बार देखना है, ठीक है। अब बेटा आते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है रियल में, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। बात समझिएगा, आरबीसी की मेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। एडल्ट के केस में एरिथ्रोपोइसिस कहाँ पे होती है, तो लॉन्ग बोन्स में होती है। लॉन्ग बोन्स में एक टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो बोलते हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो स्पेशली हिप बोन, ब्रेस्ट बोन, रिब्स, ठीक है। लेकिन जब हम चाइल्डहुड की बात करेंगे अप टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके केस में क्या होता है, बॉडी की जितनी भी बोन्स होती हैं, ऑल द बोन्स, सभी बोन्स में मेक होता है, चाहे वो फेस की बोन हो, चाहे वो हेड की बोन हो, चाहे वो आपकी रिस्ट की बोन हो या फेलेंजेस हो, उन सभी में क्या होता है, बोन मैरो होती है और वहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस का केस होगा। लेकिन जब फीटस की बात करेंगे, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस डेवलप हो रहा होता है तो वहाँ पे क्योंकि बोन प्रॉपरली डेवलप होती नहीं, तो फिर कहाँ से आरबीसी डेवलप होंगी। तो लीवर और स्प्लीन को नेचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होती है, भैया ऐसा है आरबीसी बना के फ्री करो, ठीक है, क्योंकि फीटस का मेटाबॉलिज्म करना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है। अब एक एबनॉर्मलिटी, जैसे आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। और नंबर अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपीनिया बोलेंगे। बात समझिएगा, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, जिसमें आरबीसी नंबर राइज कर जाता है। एरिथ्रोसाइपीनिया, हाँ एरिथ्रोपीनिया, जहाँ पे आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है। फिर से एक बार समझेंगे, आरबीसी का नंबर बढ़ गया तो पॉलीसाइथीमिया बोल दिया, ठीक है, और आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो गया तो
एरिथ्रोपीनिया बोल दिया, पॉलीसाइथीमिया, एरिथ्रोपीनिया, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया, एरिथ्रोपीनिया, दीज आर द एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, नंबर एबनॉर्मेलिटी इन आरबीसीज, ठीक है। अब बेटा आरबीसी की फंक्शन की बात आती है, तो आरबीसी की जब फंक्शन की आप बात करोगे, ठीक है, तो ये रियल में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है और CO2 का ट्रांसपोर्ट भी करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा तो बेटा वो लंग्स से टिश्यूज के डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा तो टिश्यूज से लंग्स के डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आ रही है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि ह्यूमन ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो बेटा नॉर्मल ब्लड जो होगा उसके 100 ml में हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट होगा वो कितना होता है, 13 से 15 ग्राम का अमाउंट होता है। बात समझिएगा, ठीक है। और अगर 1 आरबीसी की बात करें, एक आरबीसी जो सिंगल आरबीसी होती है उसके विद इन 250 मिलियन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के मिलते हैं, ठीक है। और सिंगल जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए क्या है भाई। आरबीसी का फंक्शन क्या हुआ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो वे है, जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होगा ना। अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो लंग से टिश्यूज की डायरेक्शन में होगी, CO2 ट्रांसपोर्ट हो रही है क्योंकि CO2 जनरेट कहाँ पे हुई है, टिश्यूज के विद इन, हुई नहीं हुई है। तो अगर टिश्यूज के विद इन CO2 का जनरेशन हुआ, प्रोडक्शन हो गया, तो उसको लंग्स तक जाना पड़ेगा क्योंकि लंग्स से इसको निकल के बाहर जाना है, ठीक है। तो टिश्यूज से लंग्स के डायरेक्शन में CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। अब हीमोग्लोबिन पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नजर आती है, 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में होता है, ठीक है। और जो 1 आरबीसी होती है, एक सिंगल आरबीसी होती है, उसके विद इन 250 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं, 250 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं। और ईच मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन को होता है ऑक्सीजन के हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स को कैरी करके लेके जाएगा, 4 मॉलिक्यूल को कैरी करके लेके आएगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बच्चों आते हैं WBCs पर, वाइट ब्लड सेल्स पर डिस्कशन करने के लिए। तो शेप बच्चों कैसा होता है, अमीबॉइड, और अमीबॉइड मीन इररेगुलर हम कह सकते हैं। कैसा होता है, इररेगुलर शेप, ठीक है। साइज कैसा होता है बेटा, 12 से 15 माइक्रोमीटर साइज। कलर की जब बात करेंगे तो यहाँ तो हीमोग्लोबिन होता नहीं, तो कलरलेस हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। काउंटर नंबर कितना होता है, 5000 से 10,000 नंबर होता है WBCs का पर माइक्रोलीटर में। कहीं कहीं पे पर क्यूबिक मिलीमीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में पर क्यूबिक मिलीमीटर आ जाए, ठीक है, तो फिर आप ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 10 से 13 डेज का लाइफ स्पैन होता है। आरबीसी का कितना होता था, 120 डेज। किसका, आरबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 दिन 120 डेज का होता है। वहीं पे डब्ल्यूबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है, मिनिमम 10 डेज, मैक्सिमम 13 डेज का। कहीं कहीं बुक्स में 15 डेज भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप परेशान ना होइएगा। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसीज का जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोला था हम लोगों ने, याद है, इरिथ्रोपोइसिस। सेम ऐसे ही WBCs का जो प्रोडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। ल्यूकोपोइसिस बोल दिया WBC के प्रोडक्शन को। अब एडल्ट के केस में WBC कहाँ प्रिपेयर होती है, तो लिवर में प्रिपेयर होंगी, स्प्लेन में प्रिपेयर होंगी, टॉन्सिल्स में प्रिपेयर होंगी, बोन मैरो में प्रिपेयर होंगी। लेकिन जब फीटस के फेज में होते तो कहाँ पे प्रिपेयर होंगी, लिवर और स्प्लीन के केस में प्रिपेयर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर एबनॉर्मेलिटी का केस नजर आया। क्या नजर आया, नंबर एबनॉर्मेलिटी का केस नजर आया। तो जब भी हम बात करेंगे किस बारे में, अगर WBCs का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, ल्यूकोसाइट का नंबर इंक्रीज हो गया, तो क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। अगर डिक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। बात समझ आ रही है। अगर पैथोलॉजिकली इंक्रीज होती है WBCs का नंबर तो उसको ल्यूकीमिया बोला जाता है, और ये रियल में ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आपका पुट हो सकता है NTSC जैसे एग्जाम में,
ठीक है। ब्लड कैंसर, अनदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर, ठीक है, ये ऑप्शन लगा दिए। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकीमिया, ठीक है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, ल्यूकोपीनिया इज अ ब्लड कैंसर। बात समझ आ रही है? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब WBCs के टाइप पर डिस्कशन करते हैं। तो WBCs के अगर टाइप की अगर बात आती है तो बेटा WBCs के 2 टाइप्स होते हैं। किस बेसिस पे WBCs के 2 टाइप बता दिए? सेल्स के विद इन अगर ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स है तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलर WBCs, ठीक है, ग्रैनुलर WBCs बोलते हैं। और अगर ग्रैन्यूल एब्सेंट होते हैं तो क्या बोलते हैं? ए ग्रैनुलर WBCs बोला जाता है, ठीक है। इन दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन जो फ्रेम होता है, ग्रैनुलोसाइट में नंबर ऑफ जो WBCs होती है वो कौन कौन सी होती है? टाइप ऑफ WBCs इंक्लूडेड इन ग्रैनुलर, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट भी लिखा है बुक्स में, ठीक है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, ठीक है। आप कुछ ऐसा कोड बनाइए, ABA या AAB, ये क्या है? नहीं सॉरी, एक मिनट, NAB जैसा कोडवर्ड बना दिया आपने। N में न्यूट्रोफिल, नाव, ठीक है, नैब, जैसा भी आप रीड कर पा रहे हैं। NAB कहाँ पे आया? ग्रैनुलर WBC में आ गया, ठीक है। अगर LM की बात करते हैं, LM कहिए चाहे ML कहिए, ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे? ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट या WBC में आ गया, ठीक है। अब इनके नेम आपके सामने लिखे हुए हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, इनका परसेंटेज याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम जो ल्यूकोसाइट होती है ब्लड में कौन सी वाली होती है? न्यूट्रोफिल होती है, 62% अकेले, ठीक है। और अगर कहते हैं लीस्ट WBC नंबर किसका होता है? बेसोफिल का होता है। कितना होता है? 0.4% होता है, ठीक है। ये बात आप बच्चे सारे लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इन सभी के आप ये शेप देख लीजिए, फीचर्स देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आपको बस एक बार सुनना है और ध्यान से रीडिंग लगा लेनी है। जब हम न्यूट्रोफिल की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल की, ठीक है, तो अपीयरेंस आप देखिए कैसी नज़र आ रही है। यहाँ पे इसके लोब देखिए 1 2 3 4 5 मल्टी लोब नज़र आ रहा है। कैसा नज़र आ रहा है? मल्टी लोब्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 से 4 लोब्ड, 1 2 3 4, यहाँ तो 5 देख रहे हैं पिक्चर में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 3 से 5 लोब होते हैं, ठीक है। और इसको स्टेन दिया गया है न्यूट्रल डाई के थ्रू, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रल डाई से देंगे। हेमाटोजाइलिन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आप मेडिकल एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, नीट जैसे एग्जाम में, तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा कि न्यूट्रोफिल को जब स्टेन करना होता है तो किस न्यूट्रल डाई का यूज़ किया जाता है? तो हेमाटोजाइलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरियाज को फैगोसाइटोसिस के थ्रू। अब कई बच्चे समझ नहीं रहोगे फैगोसाइटोसिस क्या होती है। तो बच्चों, फैगोसाइटोसिस का मीन क्या होता है? सेल ईटिंग। क्या होता है? सेल ईटिंग। जब कोई सॉलिड फूड पार्टिकल को सेल ईट करेगी तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। न्यूट्रोफिल की प्रिपरेशन कहाँ पे होगी? बोन मैरो के अंदर होगी। एसिडोफिल को स्नोफिल भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें आप देखिए लोब नज़र आ रहा है बेटा, 2 लोब ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया, तो 2 लोब यहाँ का पिक्चर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये क्योंकि एसिडिक नेचर वाली होती है तो उनको एसिडिक डाई से करेंगे। इओसिन से कलर देते हैं, स्टेन देते हैं जब भी इनको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। फंक्शन की जब बात करेंगे तो ये एलर्जेटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। कॉम्बैट करती हैं द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, बोन मैरो में इनकी प्रिपरेशन होती है। बेसोफिल की बात करेंगे तो न्यूक्लियस विद इंडिस्टिंक्ट लोब, तो यहाँ पे तो लोब क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। बेसिक डाई से कलर करेंगे, वो बेसिक डाई कौन सा वाला होता है? मैथिलाइन ब्लू, ठीक है, मैथिलीन ब्लू, ठीक है। फंक्शन की जब बात करेंगे तो हेपेरिन क्या होता है? एंटी कोगुलेंट होता है, इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है लेकिन क्लॉट नहीं हो रहा, कोगुलेट नहीं हो रहा, तो उसके पीछे किसका रीज़न है? हेपेरिन का रीज़न है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हेपेरिन आया कहाँ से? बेसोफिल ने सिक्रीट कर दिया। हिस्टामिन जो रिलीज होता है एलर्जी में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एलर्जी की अगर बात बता दें हम आपको, कई लोगों को सनलाइट से एलर्जी होती है, ठीक है। कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, कोल्ड हो जाता है। पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो एलर्जी रिल में हो रही होती है वो क्यों होती है? वहाँ पे बेसोफिल, जब भी एलर्जी किसी को होगी तो हिस्टामिन जो होता है वो सिक्रीट हो जाता है हाई इंटेंसिटी में, जिससे क्या होता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्लियर होता है। इनकी प्रिपरेशन भी कहाँ पे होती है? बोन मैरो के विद इन प्रिपेयर होती है। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब आते हैं लिम्फोसाइट पे, ठीक है। तो जब लिम्फोसाइट की बात कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो पिक्चर नज़र आ रहे हैं। लिम्फोसाइट क्या होती है, स्मॉलेस्ट, क्या होती है, स्मॉलेस्ट ऑफ WBC, लार्ज राउंड न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन आया है लार्जेस्ट न्यूक्लियस किसके पास होगा, तो आप क्या बताएंगे, लिम्फोसाइट के पास होगा, ठीक है, और मोनोसाइट के पास होगा। ये दो ऐसी सेल्स होती हैं ल्यूकोसाइट की, WBCs की, जिनके पास लार्जेस्ट न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इनका फंक्शन की जब बात करेंगे तो लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, वहीं फिर मोनोसाइट का प्रोड्यूस क्या होता है, इंगेज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करवाना, ये बात समझ आ रही है। और इनकी जब प्रिपरेशन की बात करेंगे हम लोग, तो प्रिपरेशन कहाँ पे होती है, बोन मैरो में प्रिपरेशन, स्प्लीन में प्रिपरेशन, टॉन्सिल में प्रिपरेशन, ठीक है। मोनोसाइट की प्रिपरेशन कहाँ पे होती है, बोन मैरो में प्रिपरेशन होती है। तो ये बात आप सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है प्लेटलेट्स के अबाउट आपको डिस्कशन दिया जा रहा है। प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं बेटा, ये सर्कुलर होती हैं, बाई कॉन्केव होती हैं, और इनमें भी बेटा न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, ठीक है। साइज की जब बात करेंगे तो 2 से 4 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है। काउंट नंबर की बात करेंगे तो ये काउंट नंबर है। लाइफ स्पैन जो होता है 5 से 9 डेज का होता है। फंक्शन की बात करोगे आप तो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग आप समझ रहे होंगे कि जब भी इंजरी हो जाती है हमारी बॉडी पार्ट पे, ठीक है, स्किन पे इंजरी हो गई तो ब्लड बेटा रिलीज होता है, और आफ्टर फ्यू मिनट, ठीक है, ब्लड एक थिक फिल्म प्रिपेयर कर लेता है, मीन ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो हमने क्या बोल दिया, इसको ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बेटा आते हैं थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस रियल में क्या होती है, व्हाट इज थ्रोम्बोसिस। तो बेटा जब थ्रोम्बोसिस की बात करेंगे तो थ्रोम्बोसिस नहीं, थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। थ्रोम्बोसिस तो बेटा होती है क्लॉटिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या आया बेटा, थ्रोम्बोपोइसिस। जैसे हम लोगों ने RBC प्रोडक्शन को बोला था इरिथ्रोपोइसिस, WBC प्रोडक्शन को क्या बोला था, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बेटा जब थ्रोम्बोसाइट का प्रोडक्शन होने लगे, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होने लगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे थ्रोम्बोपोइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आपके यहाँ पे आता है कि प्लेटलेट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है किन सेल से चल रही है, कोई ना कोई मदर सेल होती होगी ना। तो रियल में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल और कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट्स आर द सेल दैट प्रिपेयर प्लेटलेट्स विद इन बोन मैरो। तो बोन मैरो के विद इन मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, और इन्हीं मेगा कैरियोसाइट्स से क्या प्रिपेयर हो जाएगा, प्लेटलेट्स का प्रिपरेशन हो जाता है, ठीक है। देखिए ये कंटेंट जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है रिपीट करके, और लाइनों को रीड कर लेना है, तो वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जब भी इंक्रीज हो जाएगा ना नंबर, ठीक है, प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, नंबर इंक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। और नंबर अगर प्लेटलेट्स का बेटा डिक्रीज हो जाता है, इफ देयर इज अ डिक्रीजमेंट ऑफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बात समझ आ रही है। तो ये टर्म्स बेटा आप बच्चे याद करके रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे बच्चों आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग की जब बात करते हैं बेटा, तो जब भी ब्लड लॉस होता है, लॉस कब होगा, जब हम इंजर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इंजर्ड हो गए तो इंजर्ड पार्ट से ब्लड लॉस हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक जेली लाइक एक मास प्रिपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेली लाइक मास प्रिपेयर हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो इट इज शेड आउट, ठीक है। तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग का एक फ्लो चार्ट है जिसपे हम आते हैं, आपको और क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। होता क्या है, ब्लड वेसल बेटा पंक्चर हो गई। जब भी हमें इंजरी होती है तो ऐसा थोड़ी ना टिश्यू इंजर्ड होते हैं, ब्लड वेसल भी तो डैमेज होगी तभी तो ब्लड बाहर रिलीज होता है। तो प्लेटलेट्स बेटा क्या करती हैं, प्लग बना देती हैं। तो प्लग कैसे मेक होता है, जरा इस बात को समझिए। प्रोथ्रोम्बिन रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हो गया, प्लेटलेट से और टिश्यूज से रिलीज हुआ। तो ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की तरह से वर्क करता है, जिससे क्या करेगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन बेटा क्या होगी, ये सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगी। देखिए प्लेटलेट्स और जो डैमेज टिश्यूज होते हैं ये रिलीज करते हैं क्या, प्रोथ्रोम्बिन,
प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को फिर से एक बार समझिए क्या है। देखिए प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ था, प्लाज्मा में था। ठीक है, प्लेटलेट्स और जो डैमेज टिश्यूज होते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर निकालते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देगा। और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरीके से क्या होता है, फाइब्रिन थ्रेड मेक हो जाते हैं और ये ट्रैप करते हैं आरबीसीज को। और जब आरबीसीज को ट्रैप कर लेते हैं तो अब आप ये समझिए ब्लड की क्लॉटिंग बच्चों हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब बेटा बात आती है एंटी कोगुलेंट पे। तो एंटी कोगुलेंट क्या है, व्हाट इज एंटी कोगुलेंट? तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। क्या करेगा, कोगुलेंट करेगा, वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट होने नहीं देगा। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, हेपेरिन, नेचुरल एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड। तो हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड में एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये बात हमने आपको पहले ही बोली थी। ठीक है, तो अगर बेटा ब्लड क्लॉट टू इजिली, इफ ब्लड क्लॉट टू इजिली द रिजल्ट कैन बी थ्रोम्बोसिस। ये बात हम आपको पहले बोल गए थे, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मीन क्या होता है, क्लॉटिंग फिनोमेना। ठीक है, क्लॉटिंग फिनोमेना वो वहाँ भी कहाँ पे, इन एन अनडैमेज ब्लड वेसल। ठीक है, और अगर ये कह दें कि अगर ब्लड बेटा टेक्स टू लॉन्ग टू क्लॉट, एक बड़ा लंबा टाइम ले रहा है, वैसे तो 3 से 5 मिनट के विद इन ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन हो सकता है 15 मिनट ले ले। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको हेमरेज बोलेंगे। अगर इतना डिले हो जाएगा, ठीक है, अगर सपोज दैट किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीडेंट पे उसका जो हेड होता है वो रप्चर हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ और हेड पे आगे इंजरी आ गई, चोट लग गई, तो ब्लड कंटिन्यू बेटा ब्लीड होता चला जा रहा है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, मीन हेमरेज की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये होता है हेमरेज। तो उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इस स्लाइड को आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सुनने के बाद आप उसको मेमोराइज कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड, तो आपका टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, और जो आपको डाउट अगर आते हैं तो आप जब ऑफलाइन क्लास होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।